जो परिमाण होता है, कितना मैग्नीट्यूड के जो खतरे हैं और कोई खतरा जो है बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आपदा में परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे एक इंसान है, वो नीचे खड़ा हुआ है और जो है अगर ये पत्थर जो बहुत बड़ा है और ये पत्थर इस इंसान के ऊपर गिरता है, तो इससे इंसान के ऊपर गिरने से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन लेकिन अगर पत्थर छोटा होता तो उस इंसान को थोड़ी बहुत ही चोटें आती। तो अगर यहाँ पर उस इंसान की मैं वल्नरेबिलिटी की बात करूँ, उसकी संभाव्यता की बात करूँ कि वो जो इंसान है, इंसान के अंदर कितनी सहनशक्ति है इस खतरे को झेलने की, तो जो सहनशक्ति है बेसिकली हम उसी को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, संवेदनशीलता या भेद्यता हम बोलते हैं। अब अगले वाले इसमें पिक्चर में आप देखेंगे जो पत्थर था वो इंसान के ऊपर गिरा और क्योंकि जो पत्थर था बहुत बड़ा था और जो सहनशीलता थी इंसान की इस पत्थर को सहने की जो क्षमता थी उस इंसान में नहीं थी, तो इसीलिए उसके पत्थर के गिरने से उस इंसान की जान चली गई और ये जो पत्थर का गिरना था, जो खतरा जो है आपदा में परिवर्तित हो गया उस इंसान के लिए। और जभी भी आपदाएँ आती है तो उसकी वजह से जन हानि होती है और लोगों की जान चली जाती है, संपत्ति की भी नुकसान होता है और जो संपत्ति का नुकसान होता है तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो आर्थिक हानि भी होती है और उससे पर्यावरण की क्षति, वनस्पति एवं जीव-जंतुओं को भी नुकसान होता है और आपदा आती है तो लोगों को प्रभावित करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, तो जिसकी वजह से जो जीविकोपार्जन के माध्यम होते हैं वो भी जो है कम हो जाते हैं और आपदा के आने से जो है जनमानस की हानि होती है और जो उनके परिवार होते हैं उन पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है, उनमें मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, तो ये आपदा के कुछ के प्रभाव हैं। अब आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है बेसिकली जब भी आपदा आती है तो उसके यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन जो चक्र होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है। ये ऐसा इसका कोई शुरुआत भी नहीं है, कोई एंड भी नहीं है और इसकी जो शुरुआत और जो भी एंड है वो जो शुरुआत और एंड के जो कार्य होते हैं बेसिकली वो डिसाइड होते हैं कि जो आपदा आ गई है उससे। अब आपदा आ गई है, आपदा के बाद में जो फेजेज़ होते हैं, जो चक्र हैं वो उसमें रेस्पॉन्स एंड रिकवरी होता है, फिर मिटिगेशन हमारा कंटीन्यूअस सतत प्रक्रिया होती है। लॉन्ग टर्म जो मेजर्स होते हैं इसमें और प्रिपेयर्डनेस जो फेज होता है ये डिजास्टर के पहले करने का क्रियाएँ होती हैं। अगर मैं इसकी डेफिनिशंस पे जाऊँ तो जो रिस्पॉन्स होता है, जो आपदा के तुरंत बाद हमें क्या करना है? बेसिकली हमें प्रतिक्रिया करना है, रिस्पॉन्स करना है, लोगों को बचाना है, जो आपदा से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका जो लक्ष्य होता है इस फेज़ का आपदा के दौरान और बाद में तत्काल सहायता प्रदान करना होता है और इसके अंतर्गत बेसिकली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होते हैं, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होते हैं, वो सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और जो राहत और बचाव की जो टीम होती है जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, राज्य स्तरीय मोचन बल है, वो जो है रिस्पॉन्स के काम में लग जाता है और सिमिलरली लोग जो हताहत होते हैं तो उनके लिए चिकित्सा की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो मेडिकल जो पैरामेडिक्स हैं हमारे और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो दी जाती हैं लोगों को और अ, आपदा के आने से लोगों का जो रहने की व्यवस्था होती है और खाने की व्यवस्था होती है, वो भी भंग हो जाती है। तो इसीलिए जो खाना और उनको आश्रय देना, ये भी हमारे जो प्रतिक्रिया वाला फ़ेज़ है, उसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा रिकवरी वाला फ़ेज़, पुनर्स्थापना का फ़ेज़। इस फ़ेज़ का बेसिकली उद्देश्य होता है कि जैसी स्थिति हमारी आपदा आने से पहले थी, वो उसी तरीके की स्थिति दोबारा से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हो सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो सकते हैं और आपके जो पंचायत घर हो सकता है और और भी जो प्राथमिक चिकित्सालय के जो के भवन हो सकते हैं और हमारे जो नदी नालों के ऊपर जो बनने वाले जो पुल है वो हो सकते हैं, हमारी सड़कें हो सकती हैं, गलियाँ हो सकती हैं। अगर भूकंप आता है तो भूकंप की वजह से ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अगर कहीं पर जो माइनर क्रैक आए हैं तो उसे उसका रिपेयर करना और अगर कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो उसका पुनर्निर्माण करना और पुनर्निर्माण करना है तो उसके लिए वित्तीय सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना और प्रभावित अगर जो